नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देर रात को जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने एक फैसला किया, जो प्रधानमंत्री जी के आदेश पर था एक्चुअली, कि दिवाली इस बार थोड़ा सा प्रीपोन कर ली जाए, नवरात्रों के साथ शुरू की जाए दिवाली। हालांकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था कि भाई इस बार मैं आपको दिवाली पे बड़ी गिफ्ट देने वाला हूं, लेकिन उस आदेश को थोड़ा सा प्रीपोन किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी की जो स्लैब थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था, कहाँ कहाँ कितना कितना लगता है, उसको कम कर दिया। और उसमें बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी की होती हैं, हम सब लोगों की काम की आती हैं, उनको काफी सस्ता कर दिया गया है। उस पूरे सिस्टम को भी थोड़ा सा आसान किया गया है, सरल किया गया है। हालांकि हमें तो बहुत समझ में आता नहीं, हम तो समझते हैं कि बस ऑर्डर कर दिया जाए ब्रेड के लिए, बटर के लिए, घी के लिए, और वो जो भेज दे उसमें लिखा हुआ है कितना होता है। रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वहां पर कितने का जीएसटी लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये सब बातें हैं। लेकिन वित्त मंत्री जी की बात से समझ में आया कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो दिवाली गिफ्ट थी वो दशहरे से पहले नवरात्रा पर दे दी, जो 22 सितंबर को शुरू होने वाली है। और इस पूरी गिफ्ट का कैसे अनपैक करेंगे, गिफ्ट को अनपैक करने का भी आजकल फैशन हो गया ना, तो कैसे अनपैकिंग की जाए, कैसे खोला जाए, इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं नीरज वाजपेयी साहब, जो बहुत बारीकी से सारी इस अनपैकिंग को और पैकिंग को समझते हैं, जीएसटी को, इकोनॉमिक्स को, बिजनेस को, और वो ट्रम्प साहब के टैरिफ को भी। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत समझा रहे हैं मोटे मोटे पर। यदि और बारीक समझना हो तो नीरज जी के द एंड शो पर आप जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत बारीकी से उस सारी चीजों को समझाएंगे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह आपको तड़के मैंने उठा दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेड बटर सुबह सुबह आ जाता है, तो मैंने पूछने के लिए कि भाई क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ही को परेशान किया जाए। क्या हो रहा है जो निर्मला जी ने रात को 10 बजे जगाया? एक तो ये सरकार रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वैसे ही डर लगने लगता और कल तो 12 बजे रात तक यही चलता रहा। है। और यही चल देर रात तक जग के निर्मला जी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि सुबह आपकी जो ब्रेड बटर है ना, उस पर जीएसटी खत्म कर दिया उन्होंने। कि अब आप पनीर के पकौड़े जो है आराम से खाइए बिना खा जीएसटी सकते। के। तो ये विजय जी बहुत वेलकम स्टेप है ये, और बहुत लेट है हालांकि, लेकिन फिर भी देर है दुरुस्त है। 8 साल लगे उनको ये समझने में कि जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, आसान बनाया जाए। तो मोटे तौर पे हुआ क्या है कि पहले जो है बहुत सारे रेट थे, 5% भी था, 12% भी था, 18% भी था, 28% भी था, एक 2% वाला भी था। इनको इन्होंने समेट के 2 रेट कर दिए। जो 28 में थे उनको 18 पे कर दिया है, और जो 12 पे थे उनको 5 कर दिया है। यानी अब केवल 2 रेट है इफेक्टिवली, एक 18% और एक 5%। ज्यादातर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, मतलब लगभग 90% चीजें ऐसी हैं जो 5% से या निल में चली गई हैं, और बाकी जो 10% है वो 28 से 18 पे आ गई है। तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में चीजों के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि सबकी जीएसटी में काफी भारी कटौती की गई है, तो उसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये की इस सरकार ने कि कुछ ऐसी चीजों पे जीएसटी खत्म कर दिया जो वाकई, मतलब उसके लिए उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि भाई आपने इंश्योरेंस पे जीएसटी जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। शिक्षा ये से एक बात जुड़ी हुई बताइए, जो माफी चाहता हूँ, ये आपका आइडिया था? क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पर और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी क्यों लगाती है, ये समझ में नहीं आता। तो आप सीधे बात सर करते हैं वित्त मंत्री जी से, सरकार से? सर मैं 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे सीधे बात करता हूं सरकार से कि दो चीजों पे जीएसटी बिल्कुल खत्म करनी चाहिए थी। एक तो इंश्योरेंस उन्होंने मान लिया, और दूसरा जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ना, स्टेशनरी, कॉपी किताब, पेंसिल, इस पे खत्म कर दिए, जीरो। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, ये इसमें तो जीएसटी कोई मतलब ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया कि चलो हमारा शो सुन लिया, लोगों की बहुत पहले से मांग थी कि भाई इसको खत्म किया जाए, तो वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो इससे आसान हो गई लाइफ आपकी, थोड़ा सा महंगाई का असर आपके ऊपर कम होगा। कंडीशन अप्लाई है इसमें कि कंपनियां सीधे पूरा पास ऑन करें इसको, वो बीच में हाँ, कुछ अपना दाम बढ़ा के एडजस्ट न कर दें। तो बहुत मैसिव गेन इससे पब्लिक को होने वाला है। व्यापारियों को क्या आसानी होगी कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स था कि किसमें 5, किसमें 2, 12, 18, वो खत्म। अब 2 ही रेट है, आपको याद रखने के लिए 2 रेट, 18 लगाइए, 5 लगाइए। कारें तक आपने सस्ती कर दिया। आप गर्मी में परेशान होते तो एसी सस्ता हो गया, फ्रिज सस्ता हो गया, टीवी आप कोई भी लीजिए सस्ती हो गई है। सस्ते तो हो गए। ये सस्ती चीजें आम आदमी की जिंदगी में एक आसानी लाएंगी।
क्योंकि कंजम्पशन हमारा ड्राइव नहीं हो रहा था। सरकार ने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि जो कंजम्पशन था वो बढ़ ही नहीं रहा था। बावजूद इसके कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम कर दिया आपने, इसके महंगाई भी आप कहते हैं कि 1.55% मार्केट है। में कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है, स्लम्प हो रहा है। यस, और महंगाई भी नहीं है। एज पर गवर्नमेंट डेटा सीपीआई 1.55% है, तो पैसा भी लोगों को बच रहा है, महंगाई भी नहीं है, फिर भी लोग खर्च नहीं कर रहे थे। ये एक पहेली है, ये एक बहुत डिफरेंट स्टोरी, इस पर कभी अलग से 1 घंटे की चर्चा हो सकती है। लेकिन चलो अगर इसको ही मान लेते हैं बेंचमार्क सही है, फिर भी कंजम्पशन नहीं हो रहा था, तो उसको एड्रेस किया सरकार ने। और ये लीजिए साहब, अब आपको डबल धमाका हो गया कि टैक्स भी बच रहा है, जीएसटी भी कम हो गया है, महंगाई भी नहीं है। तो मतलब सोने में सुगंध वाली बात हो गई कि अब खरीदो, जबरदस्त हाँ, कंज्यूमरिज्म बढ़ाने की चीज की गई। तो व्यापारियों के लिए आसान है लाइफ, आम आदमी की जिंदगी में बहुत आसान है, बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें। एक बेसिक मोटा याद रखिएगा आम आदमी दर्शकों को, कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो या तो 5% है या नील। जो लग्जरी या सिन टाइप की चीज, सिन में 40% रखा, वो तो बहुत अच्छा किया। अच्छी बीड़ी बात करते सिगरेट और इन हैं। सब में 40% है। और जो थोड़ा लग्जरी आइटम आती थी या बहुत हाई फाई महंगी चीजें थी, वो 18% प्लस। तो उससे मुझे लगता है कि एक बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से वेलकम स्टेप है। सर इसमें एक बात तो ये समझाइए कि वो तुलसीदास जी क्या गए, जा पर कृपा आपकी हुई ता पर कृपा करे सब। ये कृपा क्यों हुई है प्रभु की जनता पर? आपने कहा 8 साल इसमें लग गए और सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी तो ये अचानक जो वैसे दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है, लेकिन ये कृपा की जो बारिश है ये अचानक क्यों हुई? सर देखिए, बिना कारण कुछ होता नहीं, भय बिन होए न प्रीत, ये भी गोसाई जी ने कहा है। तो जब तक हमारे भारतीयों की एक आदत है, जब तक हम कॉर्नर नहीं कर दिए जाते तब तक हम कुछ करते नहीं है। हमने बचपन में बिना मार खाए पढ़ता गया बच्चा, जब तक वो पिटाई नहीं होती उसको पढ़ता नहीं है वो, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पढ़ने के मन नहीं होता। तो वैसे ही ये सरकार ने, मेरे ऊपर इस तरह की पर्सनल टिप्पणी आप मत करिए प्रोग्राम में। सर मैं भी अपने ऊपर भी कर रहा हूँ कि मैं ये कतई नहीं मानता हूँ कि ये सरकार अपनी सदिच्छा से, स्वेच्छा से और ये एकदम से जीएसटी कम करने पे आ गई है। अगर आपको ये लगता है कि ये भ्रम है। ये सरकार के ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर आया था, जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया था, अमेरिका की तरफ से आया था, कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया 50%। जी, तो एक तो कंजम्पशन नहीं हो रहा आपके यहाँ, ऊपर से टैरिफ भी लगा दिया, तो कंपनी को भी नुकसान, सबको नुकसान, इकोनॉमी परेशान। तो उसके काउंटर मेजर के तौर पे मेरा एनालिसिस है ये कि उसके काउंटर मेजर के तौर पे, क्योंकि अगर आप बाहर माल नहीं बेच पा रहे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी एक तरीके से हेज किया गया है टैरिफ के अगेंस्ट, कि उधर टैरिफ बढ़ा, चलो हम अपने डोमेस्टिक में कंजम्पशन बढ़ा अच्छा, देंगे। मार्केट बढ़ाने के लिए कि मार्केट को जो इंडस्ट्री जो एग्जैक्टली, लोग का माल कैसे खपत मार्केट हो? में, हाँ, मार्केट में तेजी आए, लोग खरीदें। और बाहर अगर मान लीजिए अब कपड़े नहीं बिकेंगे बाहर, बांग्लादेश या श्रीलंका के कपड़े अगर यूएस में टारगेट और वॉलमार्ट बेचेगा, तो हमारे यहाँ तिरुपुर वाला क्या करेगा? वो इधर ही बेचेगा। तो इधर बेचने के लिए सस्ता करो ना पहले, तो कर दिया। ऐसे ही टीवी, हर चीज सस्ती की गई। तो ये प्रेशर है टैरिफ का, ये एकदम साफ है, इसको मान लीजिए। लेकिन अच्छा है, चलो दबाव में ही कभी कभी ना डरना जरूरी है। अगर आप इस डर से, इस दबाव से कर रहे हैं तो भी सबको अच्छा लगता कर है, जो रहे एक हैं। डायलॉग एक्चुअली सबको लगता है। सर ये तो डर तो मतलब फिल्मी वाला है ना तो ये इन्होंने इसलिए किया है, बट अच्छा किया। चलो जैसे भी किया, किसी भी डर से किया है, किसी स्ट्रेटजी के तहत किया, बेस्ट किया है। अगर मान लीजिए सदिच्छा से ही करना होता, तो 8 साल से ये मांग चल रही है, पूरा विपक्ष, पूरे इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री, हर आदमी कह रहा था ना ये इतने सारे रेट क्यों भाई, इसको सिंप्लीफाई करिए। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, कम से कम कितने 1500 संशोधन हो चुके हैं, नहीं, हाँ, बार बार होता मीटिंग होती है। तो अभी क्यों आपको ये ज्ञान आया? अभी इसलिए आया कि आपके ऊपर एक प्रेशर था। तो हमारी आदत है कि जब प्रेशर आता तभी हम अच्छा काम कर पाते हैं। ये आपदा में अवसर हमने ढूंढ लिया। एक चीज आप समझाइए मुझे, रात को भी किसी मित्र ने कहा कि भाई ये फायदा तब होगा कि कंपनियां ये ना करें कि इस जीएसटी की जो स्लैब कम की गई है इसको अपने कॉस्ट में जोड़ लें, यानी मुनाफे में जोड़ लें। और वो कहें भाई इनको तो आदत है खरीदने की, नीरज जी को 1000 रुपए की चीज खरीदने में 1000 रुपए में खरीदना है, तो यदि सरकार ने 800 की कर दी तो उसमें और मुनाफा बढ़ा लें। क्या ऐसा हो सकता है या कोई सरकार की नजर रहेगी इस पर? हाँ, इसका ये सवाल भी एक्चुअली पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका जवाब पहले समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये।
उनसे ये सीधा स्ट्रेट सवाल पूछा गया कि मुनाफाखोरी कैसे रोकेंगे आप? 1000 वाली चीज अगर 800 रुपए की हो रही है और वो बाद में आपको 900 की बेच रहा, तब भी आपको लगेगा हाँ 100 रुपए बच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 100 रुपए का नुकसान कर रहा। तो उन्होंने कहा कि अब से पहले इस तरह की बहुत कम घटनाएं हुई, जब भी रेट कम किए गए हैं तो घटनाएं ऐसी कम हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे जीएसटी के लोग हैं, सरकार का तंत्र है, वो इस पर नजर रखेगा। जीएसटी जो काउंट एक्ट बना हुआ है उसके अंदर आर्टिकल 171 इसी बात के लिए है कि प्रॉफिटरिंग नहीं करने दी जाएगी, यानी मुनाफाखोरी व्यापारी नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को ही जो फायदा हो वो हो। ये हाँ डायरेक्ट मतलब पास ऑन होना चाहिए। अगर हमने जीएसटी 0 कर दिया है या 10% कम कर दिया है तो वो सीधे प्राइस में दिखना चाहिए। और मैं तो दर्शकों को कहूंगा कि आप कल तक का प्राइस आपको याद होगा जो आपने खरीदा होगा, उसको याद कर लीजिए और आज जाइए देखिए वो कितना दे रहा है। अगर उतना कम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर शिकायतें आएंगी इसमें। तो सरकार ने कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया कि हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। उनका यह कहना था कि पहले से ये चीज इन प्लेस है और हमारी नजर रहेगी। तो हाईली लाइकली है, मोटे तौर पे चूंकि ये इतना, विजय जी, इतना ज्यादा इसका प्रचार हो चुका है पूरे देश में, बच्चा बच्चा जान गया कि सस्ता किया गया, सस्ता किया गया। तो व्यापारी भी थोड़ा सा दो बार डरेगा कि यार अगर गड़बड़ करेंगे तो बवाल हो सकता है और सोशल मीडिया पे चीजें और आने उसमें ये लगेंगी। समझ आता है कि व्यापारी का पर्पस तो ज्यादा अपना प्रोडक्शन की खपत बढ़ाना होगा ना, मार्केट बढ़ाना ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली। भाई देखिए, आप 10 रुपए की एक चीज बेचें या 5 रुपए की 5 चीजें बेचें, तो फायदा आपको वॉल्यूम क्रिएट करने में है ना। वॉल्यूम क्रिएट करना। मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल है मारुति और मर्सिडीज में, वो महीने में 10 गाड़ी बेचते हैं, 10,000 बेचते हैं, तो वॉल्यूम जनरेट करता है। तो व्यापारी के हित में है कि ज्यादा माल वो बेचेगा, ज्यादा माल ज्यादा उसका करेगा। कंजप्शन हो। एक आध अनसुलझे इस किस्से हैं, जैसे इंश्योरेंस में उन्होंने जीएसटी तो 0 कर दिया है, लेकिन उसमें इनपुट जो क्रेडिट टैक्स है, आईसीटी बोलते हैं जिसको, वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कैसे रिक्लेम करेंगे। लेकिन ये सवाल भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें आईटी से नहीं देंगे, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको ये अपने प्राइस में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी कंपनियां में जूझ रही कैसे करेंगी। तो आई एम लिटिल सस्पेक्ट कि इंश्योरेंस जो का प्रीमियम जो अभी आप भरते थे, मे बी डाउन द लाइन 6 महीने साल भर बाद थोड़ा सा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मैनेज होगा पता नहीं अभी, लेकिन एज ऑफ नाउ लगता है कि फायदा है इसमें। तो जैसे आपने कहा कि स्लैब 2 कर दी है, 5 कर दी और 18 कर दी है, तो बहुत सारी चीजें 12 से 5 में आ गई होगी, लेकिन कुछ चीजें 12 से 18 में भी गई होंगी, और जो नहीं 18 विजय, के बाद 28 वाली जो थी वो 40 में भी पहुंची होंगी। क्या ऐसा हुआ है? इसको समझिए, 5 वाली 12 में नहीं गई है। मोटे तौर नहीं। पे हुआ क्या है कि जी। 28 वाली 18 पे आई है, 18 से नीचे यानी 12 वाला खत्म हो गया, 12 वाली सब खत्म हो गई, वो 5 पे आ गई है, और 18 वाली 5 पे आ गई है। तो इसलिए 90% चीजें 5 पे हैं या उससे नीचे या 0, और जो बाकी 10% है वो 28 पे है, 18 पे है। कुछ चीजें जो 40 पे गई, जैसे 1200 सीसी की पेट्रोल गाड़ी और 1500 सीसी की डीजल गाड़ी, अगर इससे नीचे है तो वो कम 18% वाले में है, लेकिन इससे ऊपर तो वो 40 में। एक्चुअली वहां पे भी फायदा हुआ, 18 से 28 से 40 नहीं गई है वो, दरअसल वो 40 प्लस सेस था, तो वो 47 48 या 50% तक जाता था। वो 40 पर अब वो थी। फ्लैट 40% है, तो जो लोग महंगी गाड़ियां भी खरीदेंगे उनको भी फायदा है। ये एक अच्छा, अच्छा मतलब काम किया महंगी उन्होंने। गाड़ियां भी एक तरह से सस्ती हुई हैं। हाँ वो नहीं है, केवल जो 40% पे वो जो सिन वाले प्रोडक्ट हैं उन्हीं में है, और उनमें तो होना ही चाहिए। मतलब 50% सिन कर देना, बीड़ी सिगरेट पीना कौन सी बहुत अच्छी चीज है, पान मसाला तो वो तो बढ़िया है। तो इसलिए बढ़ने का तो सवाल नहीं है सर, ज्यादातर ज्यादातर क्या मतलब, हाँ, सारी चीजें नीचे ही आई हैं। ऐसा नहीं किसी में बढ़ गया जीएसटी, ऐसा नहीं हुआ, क्लासिफिकेशन उन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा बिल्कुल। अच्छा, एक चीज समझाइए, जो हमेशा जीएसटी की मीटिंग में होता था कि ये स्टेट्स के जो रेवेन्यू है उसका रेवेन्यू लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा, और इसलिए वो है। ज्यादातर जो राज्य सरकारें होती थी वो सहमत नहीं होती थी। कल हम्म, वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि सब लोगों ने सहमति दी है, सब लोग सहमत हो गए, ये सारा हुआ। और एक सवाल फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से पूछा गया था कि ये रेवेन्यू लॉस जो होगा स्टेट का वो कैसे रिकवर करेंगे, तो उन्होंने कुछ नया शब्द काम में लिया था, रेवेन्यू लॉस की बजाय कुछ, implications। हाँ, रेवेन्यू इम्प्लीकेशन। अब ये तो आप समझते हैं इम्प्लीकेशन लॉस के, हमारे समझ में तो जो होता है वो होता है घाटा है, लेकिन इसको कैसे रिकवर करेंगे और राज्य सरकारें क्यों राजी हो गई? बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जुड़ा हुआ एक और चीज है, वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, क्यों राजी हुई, पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं। देखिए, राजी इसलिए हुई राज्य सरकारें मेरे हिसाब से कि जिस तरीके से इसका ऐलान किया गया था,
वो ऐलान से ये एक फीलिंग आ गई थी कि अब ये जीएसटी कम करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या भाजपा शासित राज्य हो, हर जगह लोगों को ये परेशानी थी, महंगाई की, चीजें मिल नहीं है, कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है। तो ये उनको भी समझ में आ रहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो। दूसरा, पॉलिटिकली, अब मान लीजिए कल इस पे अड़ंगा लग जाता कि नहीं बढ़ाएंगे साहब, कुछ हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, ये होगा, वो होगा, तो मोदी जी आगे कल से बिहार की रैली में यही बोलते कि हम तो कम कर रहे हैं, देखिए यही अड़े हुए हैं। स्टेट तो गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल लॉस हो अपोजिशन जाता। पार्टी जो है वो उसको समर्थन नहीं दे रही थी। एग्जैक्टली, तो ट्रैप में फंसते, इसलिए राज्यों ने किया। तो खैर पॉलिटिकली अगर हम छोड़ भी दें, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी सक्सेसफुल हुई, अगर उसको हम साइड में रखें, तब भी राज्य सरकारों ने ये एक बहुत समझदारी भरा डिसीजन लिया कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आम आदमी को ही अगर आप रियायत दे रहे हैं तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सहमति से होता है, इसमें मेजोरिटी नहीं चलती, सर्व सहमति है। तो क्रेडिट डेफिनेटली राज्य सरकारों को भी है कि उन्होंने इस बात की गहराई को समझा, और पॉलिटिकली जो कि ट्रैप में आ गए थे कि मना करोगे तो फंसोगे, बिहार इलेक्शन सामने खड़ा है, वैसे ही वहां पे गाली गलौज वाला मुद्दा काफी गर्मा रहा है। तो इसलिए राज्य सरकारों ने कहा कि इसको मान लेना चाहिए, जो कि एक राइट डिसीजन है। जो रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नया वर्ड इन्होंने डाला है, वो रेवेन्यू लॉस ही है। वो सेक्रेटरी साहब ये कह रहे थे कि अच्छा ये वर्ड यूज मत करो, रेवेन्यू लॉस। उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया कि 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन उन्होंने इसका जी जस्टिफिकेशन ये दिया कि ये इसका एक मैकेनिज्म होगा जिससे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इतना वॉल्यूम जनरेट होगा अब कंजम्पशन की वजह से कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये उनकी थ्योरी है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है, साल 6 महीने में ये न्यूट्रलाइज हो भी जाए कि लॉस के बजाय क्यों लॉस होगा, बढ़ जाएगा क्योंकि कंजम्पशन ड्राइव होगा। लेकिन 48,000 करोड़ का तो लॉस होगा, ये दिक्कत दिख रही सामने। लेकिन अगर आप इसको कंट्री वाइड देखें तो 48,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं, बहुत छोटी है। बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट। एग्जैक्टली, मतलब हमारा अगर 45 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से मतलब 40-50,000 करोड़ तो इट्स तीस नॉट अ स्टेट बिग डील। समझ लें, 30 स्टेट को समझ लें तो 1,500 करोड़ रुपया एवरेज हो गया। 1,500 करोड़ तो वो पीनट है, उस वो बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, और सरकार उसको मैनेज भी कर लेगी, और प्लस कंजम्पशन ड्राइव होगा तो अपने आप रेवेन्यू इंक्रीज होगा भी, ये है। एक चीज लेकिन और एक समझे बहुत इंटरेस्टिंग विजय जी, जी, अगर राज्य सरकार इस पर सहमत हो गए हैं, और हर बार केंद्र सरकार पिछले 8 साल, मतलब जब से जीएसटी लागू हुआ 17 से लेकर आज तक, ये कहती रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में हम इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि राज्य तैयार नहीं हो रहे हैं, हम तो हाँ, तैयार हैं। तो भाई साहब आप तैयार हैं ना, सब करो। अब तैयार है तो राज्य सरकारों को भी ले सकते हैं इसमें, पेट्रोल डीजल अब पर आप भी। लीजिए ना, राज्य सरकार भी तैयार है कि हाँ 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 हाँ, अब करके दिखाओ आप। तो या दो में से कोई एक गड़बड़ कहीं तो करेगा इसमें। कहीं कोई गड़बड़ होगी उसकी। लेकिन अगर इस लेवल की सहमति है देशव्यापी, तो ये सही मौका है कि आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए, वहां भी कंजम्पशन बूस्ट कराइए और रेवेन्यू लॉस को मैनेज कर लीजिए। कंजम्पशन पेट्रोल डीजल तो वैसे ही बहुत सारा चल रहा है, तो उसको ये बेहतर होगा कि स्टेट लेवल पर सब जगह हो जाए, तो उसको बेहतर तरीके से। अच्छा, इसका ये जो आपका जो नया डेफिनेशन है स्वदेशी की, उस पर भी कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि मैं गांधी के जमाने का स्वदेशी पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें तो था कि भारत की कंपनियां भारत में जो बनाए वो स्वदेशी होता है। अब ये हो गया है कि बनाए नीरज जी, बाकी करेंसी कहीं भी हो, डॉलर हो, यूरो हो, युआन हो, कुछ भी हो, ये स्वदेशी हो गया अब तो हमारे यहाँ। ये बताया ना आपने, तो इस स्वदेशी का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ रहा है? ये जो नया स्वदेशी मंत्र है आपका, देखिए, आप मुझसे अर्थशास्त्री की तरह बुलवाएंगे तो यही सही है। जो शिफ्ट किया है ना, कि वो युआन हो, डॉलर हो, स्विस फ्रैंक हो, या सऊदी अरब का दिरहम दिनार, कुछ भी हो, और रंग भी कोई भी हो, कोई भी हो, रंग का भी है, रंग का भी इशू नहीं है, इसी से स्वदेशी होगा। स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि जब तक विजय जी उसको नहीं बनाएंगे अपने पैसे लेके, अपने गांव की जमीन बेच के, तब तक मैं नहीं मानूंगा। ये गलत डेफिनेशन थी। भारत में कोई चीज बन रही है तो उसको आप स्वदेशी मान लीजिए, और मानना भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी कहीं से ले आइए, पैसे भी कहीं से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पॉलिसी शिफ्ट है सरकार का, मुझे लगता है ये राइट डायरेक्शन। ये भी देखिए दबाव में हुआ है। स्वदेशी की जो स्वदेशी जागरण मंच डेफिनेशन देता है, वो उससे मैं नहीं। सहमत नहीं। वो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? आप या तो ओरिजिनल रिसर्च करके लाओ, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो
तो फिर मेक इन असेंबली हो गया ना, वो असेंबली इन इंडिया। तो असेंबली इन इंडिया को अगर आप बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं तो फिर पैसे का रंग रूप, खुद ही कह रहे हैं कि पैसे का रंग भी मत देखो और उसके शेप भी मत देखो, उसमें किसकी फोटो छपी है भी मत देखो। तो फिर भैया फिर तो यही वाला सही है, और यही अर्थशास्त्री भी कहते हैं सही है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि प्रेशर की वजह से आया है, कि अब लगा कि नहीं, अब इसको इन्वेस्टमेंट को लाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको ऐसे छोटा सा समझा दीजिए मुझे, अर्थशास्त्री आप बड़े हैं और आप अर्थशास्त्र की सरकार को सलाह देते हैं, और ये समझाइए, ये जो बिना रंग का पैसा, जिसका रंग नहीं देख रहे हम और स्वदेशी बना रहे हैं, इसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा? इसका प्रॉफिट सर पूरे देश में फैलेगा। आप जो इशारा करना चाह रहे हैं वो इशारे को चाह रहा हूँ, इशारा नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अगर कर भी रहे मान लीजिए, तो ये देखिए, एक बात समझिए, अगर अगर मेरे पेड़ में बहुत सारे फल लगे तो मैं अकेले खा ही नहीं पाऊंगा, सब खाएंगे, पूरा गांव खाएगा उसका। गांव में कल्चर भी था कि मेरे अपने पर्सनल आम की बगान के आम पूरा गांव खाता था, और मैं अगर पूछ लेता तो कहता तुम्हारे बाप को थोड़ी है। मतलब वो गांव का पेड़ है, गांव की बाग है, ये लिटरली मैं सही घटना बता रहा हूँ। मुझसे ही कहते थे तुम्हारे बाप का बाग थोड़ी है, हमने कहा नहीं, हमारे दादाजी का है, तो सब लोग खाइए इसमें। तो अगर मान लीजिए रंग रूप हम नहीं देख रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो हो सकता है कि पेड़ का बीज आपने भेजा, हाँ, और आपने पेड़ लगा दिया, तो फिर कहेंगे हाँ, भाई विजय जी आपके लिए तो 2 आम है, आपने ये खादी तो डाली थी इसमें। नहीं, तो वो अकेले वो नहीं खा पाएंगे। आम लगे, लेकिन आपके लिए तो 2 ही आम है। नहीं, बीज कोई भी बोए, उसमें से जो आम निकलेंगे वो सब खाएंगे, पूरा देश खाएगा। ये आप मान लीजिए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं रंग रूप नहीं देख रहा हूं तो खाली कुछ लोगों को फायदा होगा, नहीं। क्योंकि यही अर्थशास्त्र है कि रुपए की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उसको फिर सब एंजॉय करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे देश में लोग इसका फायदा उठाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे ट्रम्प साहब के टैरिफ की बात हमने की है, क्या इससे ऐसा भी होगा कि, मुझे नहीं समझ आया क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं होगा, कि जीएसटी कम किया है तो उससे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो ट्रम्प के टैरिफ से क्या ऐसा समझा तो नहीं जा सकता कि ये चीज 100 रुपए की 80 रुपए की हो गई, और 50 रुपए वो टैरिफ लगा रहे थे तो वो 150 की बजाय 130 की पहुंचेगी अमेरिका? ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, अगर आपकी डोमेस्टिक कॉस्ट, नहीं, पहले बात तो जीएसटी एक दूसरी तरीके की टैक्स प्रणाली जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है ना। हाँ, उससे कोई संबंध नहीं है। इसको इनडायरेक्टली ऐसे किया गया कि मान लीजिए मैं आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको आप पड़ोसी जगह बेचते हैं, लेकिन पड़ोसी ने लेना बंद कर दिया है, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? अपने यहाँ बेच लो या कोई दूसरे बाजार में बेचो। तो अगर दूसरे बाजार में या अपने यहाँ आपकी कीमत कम कर दी जाए थ्रू टैक्स, नॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कम की गई, टैक्स कम कर दिया गया जिससे कि एंड प्राइस कम हो गया, तो आप यहाँ ज्यादा बेच पाएंगे माल। तो जो वहां न बेच पाने के कारण आपका न्यूट्रलाइज हो रहा था, वो यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कॉस्टिंग नहीं, पर? मुझे नहीं लगता एक्सपोर्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कम हो रही है इससे। यस, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं कम हो रही, एक्सपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टैक्सेशन का इशू किया गया। लेकिन ट्रम्प साहब का थोड़ा सा तो सिर दर्द होगा कि भाई ये अपना माल अपने यहीं बेच लेंगे, तो कुछ काफी बड़ा सिर दर्द होगा। देखिए, वैसे भी हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस को बहुत कम है, तो इसलिए लार्जर पिक्चर में आप देखिए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा आप ही से खरीद रहे हैं, आप ही बड़ा काम कर रहे हो, सारा फायदा भारत को हो रहा है। कितना है हमारा? $84 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, $80 बिलियन के करीब, और वहां से हम $40 बिलियन लेते हैं, तो $40 बिलियन का गैप है। तो इसका असर कुछ सेक्टर्स पे पड़ेगा, लेकिन हमारी जैसे आईटी सेक्टर बिल्कुल छोटा छोड़ दिया उन्होंने, टेक्नोलॉजी डिक्शन वगैरह जो बनाते हैं मोबाइल फोन, इसको अलग रखा है। अगर वो सारा जोड़ ले, देखिए हम लोग इंडस्ट्री वाइड देखेंगे तो लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा, लेकिन टोटालिटी में देश के हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको एक बहुत मजेदार आंकड़ा बताता हूं। नेट नेट हम नुकसान में हैं। अगर हम आईटी सर्विसेज को भी जोड़ दें फॉरेन ट्रेड में यूएस के साथ, तो टोटल ट्रेड बनता है $199 बिलियन का, और हम उनसे लेते हैं कम, तो हम एक्चुअली डेफिसिट में हैं। तो अगर टोटालिटी में देखेंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं, यूएस को ज्यादा। लेकिन इंडस्ट्री कुछ ऐसी है जहां पे भारी नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा वहां पे, उसमें टेक्सटाइल वगैरह जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव हो वहां पे तो नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसी को ठीक करने के लिए ये किया गया कि डोमेस्टिक कंजम्पशन या कोई दूसरे यूरोपियन मार्केट देखें आप,
गल्फ के मार्केट देखें, अफ्रीका के देखें, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन फौरी तौर पे कुछ नुकसान तो यहाँ होगा। शायद इसीलिए ट्रम्प जी की आवाज थोड़ी अब धीमी पड़ रही है। और एक मैं आपको इंसाइट दे देता हूँ सर, न्यूज है ये। कल मैं रात में जब ये सब देख रहा था तो मेरी यूएस के दोस्तों से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, पता नहीं वो कब कितनी सच होगी, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि उनकी बातें सच होती। वो कह रहे थे कि बिफोर नवंबर ये जो 25% का एडिशनल टैक्स है ये हट जाएगा। आप देखिएगा 3 महीने के अंदर, क्योंकि इंटरनल प्रेशर वहां बहुत ज्यादा है। कल कह रहे थे ना, पीयूष गोयल साहब भी कह रहे थे तो हाँ, जो गोयल साहब कह रहे थे उसी का इंटरप्रिटेशन था कि वहां इंटरनल बहुत डिफिकल्टी हो रही है, और उनके एडवाइजर भी उनको कह रहे हैं कि ये जो एडिशनल 25% आपने लगाया इसको हटा दीजिए। तो इमीडिएटली तो नहीं हटेगा, वो ईगो इशू है, लेकिन नवंबर तक ऐसा लग रहा है कि ये एडिशनल 25% हट जाएगा, तो इंडिया बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यूएस को भी समझ में आ गया है कि जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा सामने वाले के ऊपर, और कोई बड़ी बात नहीं कि पुतिन जी की तरफ से भी कुछ ऐसे साइन आ जाए कि यूक्रेन के साथ पीस टॉक हो जाए, बातचीत बन जाए, तो ये 25% जो एडिशनल है, मैं होपफुल हूं कि ये नवंबर तक खत्म हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गांधी जी की बात से कर रहा हूँ, आपने ट्रम्प साहब के लिए कहा कि वो गांधी जी का वचन था कि सबको अनुमति दे भगवान। यस। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इसको हमको समझाया थोड़ा बारीकी से, थोड़ा विस्तार से। आप सब लोग भी इस शो को देखेंगे तो समझ में आएगा, और उसको भी और बारीकी से, कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा और आसानी से समझना हो तो नीरज जी का जो द एंड शो है वो जरूर देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू।